गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठो। थैंक यू सर। तो कुछ अपने बारे में बताएं, सर अपना मेरा नाम परिचय। सॉरी सर हाँ हाँ। सर मेरा नाम अमित सिंह है और मैं लखीमपुर खीरी ज़िले से आता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई शुरुआत में लखीमपुर खीरी से हुई है, फिर 12वीं लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर डी से हुई। मैंने सर बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस डुअल डिग्री कोर्स आईसर भोपाल से पास किया है और सर उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कब किया आपने? सर 2017 में किया है पास। तो 2017 से ये 22 लगभग 5 साल आप तैयारी कर रहे हैं जी कि सर। कुछ कहीं जॉब भी किया आपने? नहीं, जॉब तो नहीं किया सर, पर ऑनलाइन कोर्सेज कुछ साथ में करते रहे हैं सर। अच्छा, जैसे? जैसे सर मशीन लर्निंग का एक कोर्स है एंड्रयू एनजी का, वो किया है। और सर एक डेटा ड्रिवन एस्ट्रोनॉमी है, क्वांटम कंप्यूटिंग का IBM का कोर्स है, वो किया है। ये सब किया आपने। जी जी। तो वो सब करने के बाद आप सिविल सर्विसेज में क्या करना चाहते हैं? वो तो आज के नए स्किल सेट्स हैं, उसकी डिमांड है, उस टेक्नोलॉजी की आने वाले दिनों में यूज़ और एप्लीकेशन बढ़ेगा, वो सब। और BA से MS करके यहाँ क्या सिविल सेवा में रखा है, क्या होना चाहते हैं? सर सिविल सर्विसेज का मतलब मेरे अंदर एक मतलब बचपन से सपना था? नहीं सर, गरीबों की सेवा करना था, राज्य का विकास करना था। सर ये सब बातें निहित ही उसमें है कि मतलब गरीबों की सेवा और राज्य का विकास होगा ही। अच्छा। लेकिन जहाँ तक आपने स्किल्स के बारे में पूछा सर, क्योंकि सर ये सभी चीज़ें अक्सर चर्चा में रहती हैं और इनको सभी लेवल पे समझना आसान है कि मतलब मशीन लर्निंग ऐसा करता है, तो मैंने ये कोर्स इसीलिए किया कि इनका थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग ले सकूँ कि यदि भविष्य में कभी सिविल सेवा में मैं आऊँ तो इनका सबका बेहतर इस्तेमाल कर सकूँ सर। अच्छा, आप नायब तहसीलदार हो गए, अब मुझे बताइए, आप मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग का मलिहाबाद में आपकी पोस्टिंग है, कहाँ इस्तेमाल करें? सर नायब तहसीलदार हो या कोई भी नीचे से लेवल का पोस्ट हो, क्लर्क भी क्यों ना हो, आगे जैसे जैसे सर डेटा का ऑटोमेशन होगा, मतलब सारा डेटा ऑटोमेटिक मशीन में जाएगा, उसमें इकोसिस्टम चाहिए ना। घर से मशीन लेकर के आओगे कार्यालय में, जी वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डिजिटल सेटअप चाहिए ना। जी सर। वो डिजिटल सेटअप आपके पास है नहीं। जी आज भी सरकारी कार्यालय जिस तरह से काम करते हैं, कहने के लिए कंप्यूटर लगा है, आधे से ज़्यादा समय आज सर्वर डाउन है, आज कनेक्टिविटी नहीं है, अभी यही नहीं हम पूरी कर पा रहे हैं, सिटीजन चार्टर नहीं लागू कर पा रहे हैं, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कर पाएंगे, कब कर पाएंगे? सर भले ही वो मशीन लर्निंग के मतलब मॉडल अप्लाई ना करें, लेकिन जैसे अगर डेटा गलत कलेक्ट करेंगे, मतलब भले ही थोड़ा समय लगेगी, लेकिन डेटा कलेक्शन का काम निचले स्तर से ही होगा, नायब तहसीलदार के स्तर पे आएगा डेटा। तो जैसे सर आगे अगर उस पर पॉलिसीज़ बननी है तो डेटा सही अगर वो मतलब ला पाएंगे तभी सर बेहतर पॉलिसी बनेगी। मतलब वो स्वयं भले ही नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का उपयोग करेंगे, पर सर डेटा की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करके रखेंगे तो सर उससे भी फायदा होगा प्रदेश तो आपको को। लगता है जो ज्ञान विज्ञान तकनीक प्रौद्योगिकी की पढ़ाई आपने की है, उसका सिविल सेवा में आप कहीं न कहीं अच्छा उपयोग कर सकते हैं? जी। अच्छा, तो ये IISER भोपाल, इसका क्या फुल फॉर्म है? जी सर, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। अच्छा, तो ये सरकारी संस्थान है? जी सर, 2006 में MHRD ने 5 आइसर्स की स्थापना की थी, अब इनकी संख्या बढ़ के 7 हो गई है। तो भारत सरकार के जी सर। अंतर्गत आता है। लखीमपुर खीरी की विशेषताओं के बारे में बताइए। आप उस जनपद के बारे में रहे हैं, मतलब आपकी पैदाइश, आपका मूल गृह जनपद है, जी कुछ बताएं अपने जनपद के बारे में। सर, एक तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। इसके अलावा सर लखीमपुर में आपको गन्ने की खेती बहुत ही अधिक स्तर पे मिलती है, हालांकि अब सर परिवर्तन आ रहा है, कई सारे किसान केले की खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और सर यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, और यहाँ पर अगर आप धार्मिक स्थल है गोला गोकर्णनाथ के नाम से, जो कि बहुत ही विख्यात है। नेशनल पार्क क्या होता है? सर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों के ही अवधारणा की मतलब उसमें व्याख्या की गई है। क्या अंतर है दोनों में, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मुकाबले नेशनल पार्क में ज़्यादा कठिन मतलब स्ट्रिक्ट मतलब प्रोविजंस रहते हैं सेफ्टी के नेशनल लिए। पार्क? जी। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए भी बनाई जा सकती है, जैसे सर नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में, तो वो एक पर्टिकुलर स्क्वेरल के लिए बनाई गई थी, बाद में उसमें बाकी एनिमल्स भी हैं। लेकिन सर नेशनल पार्क जनरली सभी स्पीशीज़ के लिए रहता है।
और सर आपस में कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क भी घोषित किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी में सरकार की ओर से जगदीप धनखड़ का नाम आया है। जी सर। विपक्ष की ओर से किसका नाम आया है? सर माफ़ी चाहता, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता सर। अरे, उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम नहीं मालूम? सॉरी सर। अच्छा चलो हम बता देते हैं, मार्गरेट अल्वा। जी कौन है? सर ये कांग्रेस के नेता हैं जो कि मतलब पूर्व में कर्नाटका से आती हैं। कर्नाटका में ये एमएलए 5 बार की रह चुकी हैं, एमपी भी रह चुकी हैं। इनके माता पिता पहले से मतलब जो दंपति थे जो साथ में संसद में इलेक्ट हुए थे। सर इतना ही जानकारी। ये श्रीलंका में नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। जी सर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा। जी श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया गया है? सर श्रीलंका में राष्ट्रपति वहाँ पर एक ही संसद है, उसी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने ही मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव किया है सर। ये ब्रेक थ्रू सेरेमनी प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ सालों में की है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। क्या है ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी? सर माफ़ कीजिए, सर याद नहीं आ रहा। रीडिंग साइंस फिक्शन, प्लेइंग फुटबॉल। तो साइंस फिक्शन में कुछ आपने हाल में कुछ पढ़ा? जी सर, एक बुक है टेड चियांग की, स्टोरी ऑफ योर लाइफ, वही पढ़े। क्या है इसका कथा में? सर इसमें एक मतलब बेसिक परिदृश्य ये है कि अगर एलियंस कभी आते हैं धरती पे तो अधिकतर बुक्स में या फिल्म्स में ऐसा दिखाया जाता है कि हम उनसे सीधा संघर्ष करने लगेंगे, लेकिन बेसिक मानसिकता यह है कि हम उनसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे हम दूसरी लैंग्वेज के मतलब लिंग्विस्टिक्स की क्या भूमिका रहेगी बात करने में एलियंस से, और वो कैसे मतलब अपनी सभ्यता के बारे में हमें बताएंगे उस लैंग्वेज के माध्यम से। तो ये लैंग्वेज जो है बिल्कुल ही अलग हो सकती है। मतलब हम लोग लीनियर लैंग्वेज में बात करते हैं जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिखी जाती है, उनकी लैंग्वेज इस कथानक में सर्कुलर रहती है। सर यही इसकी कहानी। ठीक है। अंकित जी, भारत में कितने बायो रिजर्व्स हैं? सर संख्या एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, सॉरी। 18, 19, 20, 21? सर 18 हैं, 11 उसमें से यूनेस्को के अंडर वाले बायो रिजर्व में मैप प्रोग्राम के अंतर्गत। जैसे नेशनल पार्क के बारे में आपने बताया कि उसमें कुछ चीज़ें सख्त होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस। बायो रिजर्व्स के बारे में क्या जानते हैं? सर बायो रिजर्व्स में एक कोर एरिया होना चाहिए जो कि अनडिस्टर्ब होना चाहिए, ज़्यादा उसमें मतलब कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती है। लेकिन उसके साथ ही लगा हुआ एक बफर जोन भी होता है जहाँ पे सर थोड़ी बहुत टूरिस्ट एक्टिविटीज़ और जहाँ पे दोनों का सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखे, प्रोटेक्शन और कॉमन जो सिटीजन रह रहे हैं उस टाइप का एक एरिया भी रहता है। अच्छा, बफर जोन से शब्द निकलता है बफर स्टेट। बफर स्टेट क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बफर स्टेट? सर थोड़ा और अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई बफर स्टेट, भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट है भूटान। जी सर। तो अब भूटान को ध्यान में रख करके बताइए बफर स्टेट क्या है? सर दो बड़ी पावर्स के बीच यदि एक स्टेट है जहाँ पे दोनों का ही इन्फ्लुएंस तो है, पर मतलब एक दूसरे दोनों पावर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है। जैसे कि अभी बफर जोन की बात हो रही थी जहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया है और जो सिविलाइज्ड एरिया है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में आने में रोकता है, थोड़ा सा एक ग्रेडियंट लाता है वहाँ तक में। इसी प्रकार जब दो बड़ी पावर्स के बीच में अगर यदि कोई छोटा देश या बड़ा भी देश हो सकता है तो वहाँ पे सर उनके बीच का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है तो कॉन्फ्लिक्ट की संभावना कम हो सकती है। अमित, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? सर फिजिक्स। ऑप्शनल फिजिक्स रहा? जी सर। तो बफर स्टेट, बफर जोन, ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट से ही जुड़ी हुई हैं। अच्छा ये बताइए, एंशंट पीरियड में बहरीन एक जगह है, उसे बफर जोन के नाम से जाना जाता था ट्रेड एंड कॉमर्स में, व्हेन इंडिया वाज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद वेस्टर्न कंट्रीज, विद यूरोप।
सर इधर इसके बारे में जानकारी नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं? जी इसका ट्रेड एंड कॉमर्स मेसोपोटामियन के साथ था। जी। तो उस समय कोई एरिया था जो बफर स्टेट बफर जोन का काम करता था? सर अगर आप अनुमति तो गैस करना हाँ हाँ करें। सर लोथल का आइलैंड और इसी तरह कई सारे आइलैंड थे जहाँ पे वहाँ से कमोडिटीज़ आती थी, फिर उसके बाद इंडस वैली में जाते थे। नहीं, लोथल से तो यार पोर्ट था ही, वहाँ से सामान निकलता ही था, जाता ही था। लोथल से सीधे मेसोपोटामिया पहुँच जाता था? नहीं सर। हाँ सॉरी सर, कहीं जाता होगा, किसी पर्टिकुलर जगह जाता होगा, फिर वहाँ से लोड होता होगा, सामान उतरता होगा, चढ़ता होगा। सर ओमान चल हो सकता था। कोई बात नहीं। सॉरी सर। शून्य अभियान क्या है? शून्य अभियान सर एक शून्य अभियान इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, जहाँ पे नीति आयोग और NGOs मिलकर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं ताकि हम लोग जीरो नेट कार्बन की तरफ बढ़ सकें। ये शून्य अभियान कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की एक कोशिश। उज्ज्वला 2.0 ये कहाँ शुरू हुई? सर अभी ध्यान नहीं आ रहा, परंतु यूपी के किसी जिले से प्रधानमंत्री यूपी के बलिया जिले से शुरू हुई है ना। LPG का 8 करोड़वां सिलेंडर प्रधानमंत्री जी ने कहाँ दिया? मतलब 8 करोड़ LPG सिलेंडर बांटे जा चुके हैं उज्ज्वला के अंतर्गत। सर मुझे नहीं याद सर, माफी चाहते हैं सर। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में। थैंक यू सर। अच्छा, ये कवच सुना है आपने? जी सर। एक प्रणाली है, क्या है कवच? सर ये ट्रेन के कोलिजन को अवॉइड करने के लिए एक एंटी कोलिजन अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिजीनियसली डेवलप की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। जैसे कि अगर 2 ट्रेन आपस में एक ही ट्रैक पर आ रही हैं तो ये पहले ही सिग्नल भेज देगा दोनों ही ड्राइवर्स को, और एक अगर वो लोग नहीं इस पर अमल करते हैं तो उनका ट्रैक चेंज करने का भी प्रोविजन है। खासतौर से मालगाड़ियों में, है ना? सॉरी सर, इसके मतलब जानकारी नहीं। जब वो 300 मीटर की डिस्टेंस पर वो आ जाएंगी जी और कुछ भी काम नहीं करेगा तब वो ऑटोमेटिक रुक जाएंगी। चलिए, ट्रेन की बात है तो इस समय एक विशेष तरीके की ट्रेन चलाए जाने की बात हो रही है, वंदे भारत। जी सर। इसके बारे में कुछ जानकारी है? जी सर, ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन मतलब पूरी ट्रेन इंजन से लेके कोच तक पूरी इंडिया में डेवलप्ड है। हालांकि शुरू में जब 2019 में एक वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई थी तो कुछ कंट्रोवर्सी के कारण उसका प्रोडक्शन डिले हो गया था, पर अभी के बजट में सर प्रोविज़न किया गया है कि हम लोग कई सारी वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे। कितने? सर 100 है शायद। 400। सॉरी सर। अच्छा, ठीक सर। डाटा क्या होता है? सर डेटा कुछ भी हो सकता, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आप कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। जैसे इमेज हो सकता है, मतलब नंबर हो सकता है, और सर वॉइस ऑडियो रिकॉर्डिंग सिग्नल हो सकता है। व्हाट इज बिग डाटा? सर बिग डेटा में 4 चीज़ें होती हैं। एक तो एक ऐसा डेटा जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत तेज़ी से वो डेटा आ रहा है। इसके अलावा सर उसकी मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है, मतलब अलग अलग क्षेत्र से वो डेटा आ रहा है। और सर ये 2 सर याद नहीं आ रहा है बाकी सब सिर्फ मतलब 4-5V मतलब यही हैं 20 से इसी तरीके से। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? सर क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर के सिद्धांत के जगह पर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करता है। नॉर्मल कंप्यूटर बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर क्वांटम कंप्यूटर जो है क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्यूबिट्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कि कुछ फील्ड्स में उसको कंप्यूटेशनली एडवांटेज मिलता है। हमें सामान्य भाषा में क्यूबिट के बारे में बताएं। सर मान लीजिए आप कोई एक वेरिएबल है x, सर सामान्य मतलब अब किसी भी भाषा में, टेक्निकल भाषा में बताएं क्यूबिट। जी सर, मान लीजिए x एक वेरिएबल है, उसको आप a टाइम्स x1 प्लस b टाइम्स x2 लिख रहे हैं, और y भी इसी तरह एक वेरिएबल है जिसको आप c टाइम्स y1 प्लस d टाइम्स y2 लिख रहे हैं। तो जब हम लोग नॉर्मल बिट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये y1 और y2 मतलब कि हम लोग को पता चल पाते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में x और y के मेजरमेंट से वो a1, a2, b1, b2 ये चारों हम लोग निकाल सकते हैं। तो जहाँ बिट्स में हम लोग के पास एक बिट में मतलब 2 इन्फॉर्मेशन थी ऑन और ऑफ की, यहाँ पे सब 4 स्टेट की इन्फॉर्मेशन है। इसमें इंफॉर्मेशन को ज़्यादा तेजी से प्रोसेस किया जा सकता है।
ठीक है, AR और VR नाम सुना है जी सर। क्या? सर ऑटोमेटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड रियलिटी, सॉरी क्या अंतर है दोनों? सर। वर्चुअल रियलिटी में मतलब सारा वातावरण जो होता है वो डिजिटल होता है, आपको उसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे कि आप कोई गेम खेलते हैं VR हेडसेट लगा के। और सर ऑगमेंटेड रियलिटी में जैसे हमारे आसपास की चीज़ों में ही डिजिटल मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं तो इस बोतल की जगह आप डिजिटली मतलब यहाँ पे पेप्सी या ऐसा कुछ रख सकते हैं, मतलब वातावरण भी साथ में चेंज होता है। कैसे, इसके कौन ऊपर सी सर मशीन चाहिए होगी इसके लिए? इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना होगा, मतलब कोई इमेज और 3D विजन बनाना पड़ेगा। क्या इसको गूगल लेंस से किया जा सकता है? सर गूगल ने बीच में एक सुविधा दी थी कि आप कोई भी पेट वगैरह मतलब वाइल्ड एनिमल को अपने लिविंग रूम में आप ला सकते हैं इस तरह। जो आपने चश्मा लगाया है, क्या इसको AR से AR में कन्वर्ट किया जा सकता है? सर इसके बारे में जानकारी नहीं। डॉपलर प्रभाव क्या है? डॉपलर इफेक्ट सर डॉपलर इफेक्ट साउंड में और लाइट में दोनों में पाया जाता है। फ्रीक्वेंसी जब कोई सोर्स या ऑब्जेक्ट मतलब रिसीवर अगर मूव कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी परिवर्तित हो जाती है, इसी इफेक्ट को सर डॉपलर इफेक्ट करता है। अगर कोई सोर्स मेरी तरफ एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन या वेलोसिटी से आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या प्रभाव पड़ेगा? सर वेलोसिटी आपकी तरफ है तो फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाएगी। इसकी वजह से उसकी आवाज़ कैसे सुनाई पड़ेगी? सर ज़्यादा तेज सुनाई देगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तेज सुनाई पड़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। वो तो Sorry. ज़्यादा सी बात है। क्या क्वालिटी ऑफ साउंड में कोई चेंज आएगा? डॉपलर इफेक्ट तो जी। क्वांटिटी के बारे में बात ही नहीं करते, ये तो क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में बात करते जी हैं। और अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो साउंड की क्वालिटी में क्या अंतर दिखाई पड़ेगा? खैर, दो तरह के साउंड हैं, एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दूसरे की कम। जी कौन सा सुनने में हार्श लगेगा, मोटा लगेगा, और कौन सा महीन? जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है वो सब महीन लगेगा, पतला जब लगेगा। डॉपलर इफेक्ट में मेरी तरफ ऑब्जर्वर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जी। तो साउंड की क्वालिटी कैसी हो जाएगी? The more chiller, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत ये में क्या है? सर कोई लाइट अगर मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद वो लाइट पूरी तरीके से अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसके बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण वो उस डेंसर मीडियम से बाहर नहीं निकल पाती। उस एंगल को क्या कहते हैं? सर क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा की कम? सर क्रिटिकल एंगल से कम मतलब ज़्यादा होगी तो वो अंदर चला तो जाएगा। वो और कोई एग्जाम्पल दिया जा रहा है सर अपार्ट फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर? जी सर वो मिराज का फॉर्मेशन है उसमें भी यही रहता है। ठीक है, और सर कोई वर्शिप आ रही है मतलब तो वो उल्टा होकर हमें ऊपर दिखाई देती है, मतलब बहुत दूर से अगर आ रही है और वातावरण ऐसा है कि गर्म हवा ठंडी हवा का मिश्रण हो रहा है, वो भी TIR है, AR से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है उसमें। गर्म हवा और ठंडी हवा अगर है और आप समुद्र तट पे खड़े हैं, एक शिप बहुत दूर से आ रही है तो सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना है? जी सर। उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? सर न्यूटन ने कई सारे सिद्धांत दिए हैं। सबसे ज़्यादा फेमस हुआ इसमें? सबसे ज़्यादा फेमस सर ग्रेविटेशनल सिद्धांत है न्यूटन का। फिर इसका नियम बताएं। सर ये कहता है कि अगर दो मास हैं M1 और M2 और उनके बीच की डिस्टेंस R है तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो M1 M2 के प्रोडक्ट और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसी बात पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, जी। इस थ्योरी का नाम क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दो थ्योरी दी है, जी। जनरल और स्पेशल। जी। पहले कौन सी दी थी? पहला सर स्पेशल थ्योरी ऑफ पहले रिलेटिविटी। स्पेशल, इसको स्पेशल क्यों कहते हैं? सर न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, लॉज ऑफ मोशन जो है वो इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है। तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग स्यूडो फोर्स लगा के काम चला लेते हैं उससे, परंतु सर जब स्पीड जो है लाइट के करीब रहती है तो ये सिद्धांत काम नहीं करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं या नॉन इनर्शियल फ्रेम में मूव कर रहे हैं, तो सर इसके लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का काम दिया गया। हालांकि इसको स्पेशल इसलिए भी कहते हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सभी कुछ एक्सप्लेन करती है जहाँ पे एक्सेलरेटेड फ्रेम भी इन्वॉल्व है, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी केवल नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए होता है। स्पेशल केसेस में जी यूज सर। लास्ट सवाल है कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे कोई चीज़ क्यों नहीं चल सकती? सर
लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में नहीं चल सकती है। वैक्यूम क्या स्पेस में, हाँ, स्पेस ही कह सकते हैं, इसी स्पेस में आ जाता है। जी तो लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट कोई पार्टिकल मूव क्यों नहीं कर सकता? सर, अगर वो स्पीड उसकी लाइट के बराबर हो, जैसे जैसे मतलब लाइट के उसकी पार्टिकल की स्पीड लाइट के पास पहुंचती जाती है, उसका मास जो है इन्फिनिटी की तरफ जाने लगता है धीरे धीरे। तो जैसे वो कभी जैसे ही वो सी पहुंचेगी, मास इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो मूव करना बंद कर देगा। तो इसमें हमने ये देखा है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी देख रहे हैं कि स्पेस जो है वो तो लाइट की स्पीड से भी तेज एक्सपेक्ट कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल? सर, स्पेस जो है स्ट्रेच कर रहा है, मतलब जैसे कि हर जगह पे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर रहा है। जैसे कि ये किताब है, तो अगर इसको हम लोग खींचें तो वो बाहर से खिंचाव तो हो ही रहा है, अंदर से जो इसके एक एक पार्टिकल है वो भी आपस में, मतलब जिनकी अगर थोड़ी सी भी दूरी है तो वो एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या स्पेस पार्टिकल से मिलकर बना है? जी सर। पार्टिकल से मिलकर बना है स्पेस? नहीं सर, ये एनालॉजी में दे रहा था सर। मतलब जैसे कि उसका जो एक्सपेंशन है वो मतलब लोकल नहीं है, मतलब लोकल लेवल पे जैसे थोड़ा थोड़ा फैल रहा है, इसलिए ग्लोबल लेवल पे हम लोग को लगता है कि 13.6 बिलियन ईयर का यूनिवर्स हो गया है, जबकि वहाँ की लाइट हम तक पहुँचने में मतलब उससे ज़्यादा समय लगता है। परंतु सर अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप छोड़ा गया है, जी सर। 13.2 बिलियन आई थिंक लाइट ईयर एगो की का स्पेस जो हम देख सकते हैं। जी सर। लेकिन स्पेस का टोटल जो आप कह सकते हैं लेंथ है या उसकी लंबाई, वो लगभग कितनी होगी इस वक्त? 13 बिलियन ईयर्स पहले वो लाइट चली थी वहां से स्टार्ट, अब वो स्टार्ट वहां होगी। जी सर, वो तो मूव कर गए, जी सर। रेड शिफ्ट हो गई। जी सर। तो अभी इस वक्त लगभग हमारे स्पेस का जो टोटल जो फैलाव है वो कितना होगा लाइट ईयर्स? सर अभी ध्यान नहीं आता है। जेम्स वेब को फॉलो करिए, 93 बिलियन लाइट ईयर्स से ज्यादा। थैंक यू सर। ठीक है सर। Okay, Amit, your interview is over. Be relaxed. Any questions that you would like to ask from us? सर ये मतलब यहाँ पर मेरा गैप जैसे मैं सही से एक्सप्लेन कर पाया था कि नहीं, इसके बारे में सर हाँ, ठीक था जो चाहिए। Okay. और सर कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे प्रेफरेंस वगैरह को लेकर, अगर वो थोड़ा सा आपके पास समय हो तो। हाँ, सर यही प्रेफरेंस में जैसे जो ऊपर की चॉइसेस हैं उसमें मैं आपको दिखा दूँ एक बार, अगर आप उसमें वो दे दें कि इसमें कब है तुम्हारा इंटरव्यू? 1 अगस्त को। अभी टाइम है, उसके लिए हम लोग बैठ लेंगे किसी दिन। सर एक्चुअली मैं 29 को एक यूपीएससी में EPFO का है उसका इंटरव्यू, हाँ, तो उसके लिए सर कुछ सजेशन दे दीजिए कि क्या अलग से मतलब इसके अलावा क्या तैयार करना। EPFO का एग्जाम इंटरव्यू एकदम इससे अलग है, जी ठीक है ना? सिविल सर्विसेज का और EPFO का कंपैरिजन करना बिल्कुल अलग अलग बात है। EPFO के लिए थोड़ा सा EPFO का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की सेटअप है, स्ट्रक्चर है, प्रोविडेंट फंड किसे कहते हैं, क्या काम होता है इसका, ये फंड क्यों बनाया गया, आपका नेचर ऑफ जॉब इसमें क्या होगा, ये बुनियादी बातें हैं। और उस समय की जो कुछ करंट इश्यूज चल रहे होंगे उस पर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी और ये सब नहीं पूछते, ठीक है ना? अब उसी दिन कुछ पार्लियामेंट में बड़ा हंगामेदार कुछ हो गया हो तो पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड इंटरव्यू होता है, ठीक है? ठीक। और कोई सजेशन नहीं, योर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी गुड, योर कम्युनिकेशन स्किल इज अप्रोप्रिएट, एंड ओवरऑल यू हैड replied to all our questions almost satisfactorily well. उससे कई सारे क्वेश्चन नहीं भी बता पाए मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस सही बताएं, करेक्ट बताएं या बता पाएं। ये इम्पोर्टेंट है कि जब आपको नहीं आता है तो पूरी ऑनेस्टी के साथ आपने कहा कि सर आप सॉरी, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वाइल्ड अटेम्प्ट एंड वाइल्ड गेस, इट इज बेटर टू से सॉरी, ठीक है? लेकिन बाकी नहीं है, हाँ, जैसे वाइवा नहीं है, नॉट वाइवा वाइस, सारे सवाल को जवाब देनी है जी। ये तो पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो इसमें आपका एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, एबिलिटी टू टेक स्ट्रेस, ये देखा जाता है। बाकी आपसे मेमोरी में 10-20 फैक्ट्स नहीं पता है, कुछ सवाल पूछा नहीं जवाब दे पाए, पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।